गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल सृष्टि एजुकेशन क्लासेस पे। आज की वीडियो दोस्तों में जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए जैसे हमने हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक जोश के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आप भी फुल एंजॉय के साथ वीडियो देखिए और अच्छे क्वेश्चनों को सीखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महरौली में जंग रहित जो लोह स्तंभ है वो किसने स्थापित किया था। तो आपको ये बताना जो महरौली है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि महरौली कहाँ है। तो महरौली दिल्ली में है दोस्तों और दिल्ली के दक्षिण भाग में है। ये पूछ रहा है कि वहां पर जो लोह स्तंभ है जंग रहित है, जिसपे अभी तक जंग नहीं लगा, वो किसने बनवाया था। तो देखिए ऑप्शन 4 है गुप्तों ने, मौर्य ने, सातवाहनों ने या कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर आई होप को आपको पता है। तो देखिए नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा, गुप्त। ये गुप्त शासन काल में बनाया गया था। ये तो सभी को चलो पता भी होगा कि गुप्त शासन काल में लोह का ये जंग रहित स्तंभ बनवाया गया था। तो अब ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि बनवाया किसने था। तो इसको बनवाने वाला कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको याद रखना किसने बनवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और ये मैंने बता दिया ये कहां पर है, ये दिल्ली में है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहां बनवाया था, ये दिल्ली में, जंग रहित लोह स्तंभ। तो आपको याद रखना है ये कहां पर है, ये दिल्ली में है। बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये कौन किस शासन का था, ये गुप्त शासन काल का था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है। तो आई होप कि आपने जैन धर्म पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा तो इसके इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूरे जैन धर्म को पढ़ते हो ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन में पूछा इससे रिलेटेड हम बता देते हैं आपको। और ये भी एसएससी की स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे। कितने थे, 24 बने थे भाई, 24 तीर्थकार बने थे। आपको आई होप की पता है कि 24 तीर्थकार जैन धर्म में थे। तो पहला तीर्थकार कौन है, पहला और लास्ट वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला कौन था, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। तो पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, ऋषभ देव। देखिए अब ऋषभ देव किस ऑप्शन में है, पहला ही पूछा है हमने, पहला बता दिया। पहला कौन था, ऋषभ देव, जो हमारे सी ऑप्शन में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए अंतिम भी पूछा जाता है और एसएससी ने पूछा भी है भाई अंतिम, कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार या 24वां कौन सा भी नाम आ जाए, क्योंकि इसमें 24 था तो 24वां क्या हो जाएगा इसका अंतिम। तो इसका 24वां कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी। 24वां कौन था, महावीर स्वामी। आपको याद रखना, अंतिम भी याद रखना और पहला भी। इसमें 24 हुए थे, 24 और महावीर स्वामी को यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि जैन धर्म का वास्तविक तीर्थकर कौन था। तो वास्तविक कौन था, महावीर स्वामी को ही बोला जाता है, क्योंकि अंतिम था और इसी ने इस जैन धर्म का अच्छा प्रचार किया था। और इन्हीं के समय में इसका एक पूरी दुनिया में एक अच्छी पहचान में आया था कि जैन धर्म भी कोई धर्म है। जैसे हमारा एक बौद्ध धर्म है, जैन धर्म हो गया, ये सबसे इसका वास्तविक कौन माना जाता है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कौन थे, 24वें तीर्थकार थे। ये वास्तविक भी माने जाते हैं। आपको याद रखना है कि वास्तविक भी कौन है, महावीर स्वामी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही धर्म बताना दोस्तों आपने, ये किसने शुरू किया था। तो ये दीन ए इलाही धर्म था, ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको ये बताना। दीन ए इलाही धर्म है, ये किसके द्वारा, ये हम आपको बता देता हूँ 1582 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, ये 1582 में। अब देखिए 1582 के संबंध में कौन है। तो 1582 में किसने शुरू किया था, ये अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, अकबर ने किया था। तो देखिए किस ऑप्शन में अकबर, तो अकबर हमारा किस ऑप्शन में, सी। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। अभी इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। तो अकबर ने ये जब 1582 में ये शुरू किया था,
तो इसका प्रथम अनुयायी कौन था, यानी इसको स्वीकार करने वाला, यानी इस धर्म को मानने वाला प्रथम कौन था। तो इसका प्रथम कौन बना था, तो इसका प्रथम बना था बीरबल। कौन बना था इसका प्रथम, तो इसका प्रथम बना था बीरबल। आज्ञा था कि जो दीन इलाही धर्म है, तो इसका प्रधान कौन नियुक्त किया गया था, तो इसका प्रधान, तो आपको प्रधान भी याद रखना, इसका प्रधान कौन नियुक्त किया गया था, तो इसका प्रधान किया गया था अब्बुल फजल को। किसको किया गया था, अब्बुल फजल को। अब्बुल फजल को इसका प्रधान नियुक्त किया गया था। अब देखिए एक आपको ये था, क्या था, ये मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह था, तो देखिए मुगल बादशाह जो इंपोर्टेंट ये 6-7 मुगल बादशाह बने थे, इनका एक क्रम से नाम याद रखना। अगर वो नाम आप नहीं याद रख सकते तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमारी भाजपा पार्टी है, तो इसी से संबंधित एक नाम बनता है बादशाह। बादशाह, आपको बस ये नाम याद रखना है, बादशाह। और बादशाह से ये इंपोर्टेंट सारे के सारे ये 6 हैं, 6 के 6 आ जाते हैं। जैसे बी से क्या जाएगा, बी से आ गया बाबर, बी से कौन आ जाएगा, बाबर। एच से आ जाएगा हुमायूं, ए से आ जाएगा अकबर, जे से आ जाएगा जहांगीर, एस से कौन आ जाएगा, शाहजहां, और ए से कौन आ जाएगा, औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह जफर। और अंतिम मुगल बादशाह, आपको अंतिम मुगल बादशाह भी याद रखना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये सारे के सारे मुगल थे, तो आपको अंतिम मुगल बादशाह भी याद रखना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह। और प्रथम बुझले तो कौन होगा, बाबर होगा। और इनको क्रम से याद रखने के लिए आपको बस ये नाम याद रखना है, बादशाह। बाबर, हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। बस आपको ये नाम याद रखना है, और इसी नाम से आप सारे के सारे क्रम से आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान बताना कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का था दोस्तों, तो टीपू सुल्तान था मैसूर का। तो देखिए किस ऑप्शन में है, मैसूर, ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक हो जाएगा, मैसूर का। अब देखिए टीपू सुल्तान से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो देखते हैं हम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 से 3 बार कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, 1799 में। और कहां पर हुई थी, इसकी जगह भी याद रखना। और इस जगह का नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम। क्या था, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी 1799 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता, बताइए मैसूर का शेर किसे कहा जाता, मैसूर का शेर। तो मैसूर का शेर भी आपको याद होना चाहिए कि मैसूर का शेर किसे कहते हैं। तो मैसूर का शेर किसे कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं। टीपू सुल्तान को कहते हैं मैसूर का शेर। आपको ये याद रखने भाई कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहते हैं। इनकी मृत्यु 1799 में हुई थी, और ये मैसूर के क्या थे, शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो आपको ये बताना है, तो जो मंगल पांडे ने जो 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई थी, ये कहाँ चलाई थी, किस तिथि को चलाई थी, इसको फांसी कब हुई थी, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अब देखिए डिटेल से करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना है दोस्तों। और ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको भी नोटबुक में नोट कर लेने, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ऐसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में जो पहली गोली चलाई थी, ये पहली गोली कब चलाई थी, आपको पहले तो ये डेट याद होनी चाहिए। तो ये चलाई थी 29 मार्च को और 1857 में। और ये कहाँ चलाई थी, बैरकपुर छावनी में चलाई थी। कहाँ चलाई गई थी ये, बैरकपुर छावनी। 34 BN थी, 34 थी। और ये कहाँ है, बैरकपुर में चलाई थी। तो 29 मार्च 1857 को चलाई थी। और किस पे चलाई थी, एडिसन नाम के व्यक्ति पे चलाई थी। किस पे, क्योंकि मंगल पांडे ने किसकी मृत्यु कर दी थी, एडिसन की मृत्यु कर दी थी। किस पे चलाई थी, ये एडिसन पे चलाई थी। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि ये गोली किस पे चलाई थी, एडिसन पे चलाई थी। अब आगे होता है कि
कि बताइए कि मंगल पांडे की फांसी कब हुई। आपको फांसी भी याद रखनी मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को फांसी थी 8 अप्रैल 1857 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी हुई थी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आपको शुरुआत भी याद रखनी है। शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से। कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से। और कब हुई थी ये 1857 की क्रांति की शुरुआत? 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ से कब हुई थी? ये हुई थी 10 मई 1857। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह भी पूछ सकता है हमसे कि मुगल बादशाह कौन था। तो आपको मुगल बादशाह भी याद होना चाहिए। और 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था भाई। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपको याद रखना कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर पूछ ले कि जो बताइए मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई वो राइफल का नाम क्या था। तो राइफल का नाम आपको याद रखना एनफील्ड राइफल थी। वो क्या थी? एनफील्ड राइफल थी। एनफील्ड राइफल से ये गोली चलाई गई थी। और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चलाई थी। और इनको फांसी कब हो गई थी? 8 अप्रैल 1857 की। इसकी शुरुआत पूछी जाती है तो वो थी मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। पूछा जाता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा के लिख लेना दोस्तों कि बताइए कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो आपको चिन्ह भी याद रखना है। तो इसका चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। आपको यह भी बता देता हूं कमल और रोटी कैसी थी। कमल तो कहां पहुंचाई गई थी? छावनियों में पहुंचाई गई थी। और रोटी जो गांव के चौकीदार थे उन तक पहुंचाई गई थी। ये था 1857 की क्रांति का चिन्ह। तो उम्मीद करता हूं इससे ये जितने रिलेटेड हैं ये आपने नोट भी कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको इसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था तो आपको ये बताना कि इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए प्रथम आपको मुस्लिम भी बता देता हूं, इसका प्रथम अंग्रेज भी बता देता हूं और प्रथम कौन था वो भी बता देता हूं। इसका मैं प्रथम महिला कौन थी वो भी बता देता हूं और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताता हूं। तो देखिए इसने सबसे पहले पूछा तो इसने पूछा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या पूछा? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो हमारे बी ऑप्शन में। तो मुस्लिम तो इसने पूछ लिया। तो आपको अंग्रेज भी पूछ सकता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो इसका प्रथम अगर अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछता है तो कौन आ जाएगा? जॉर्ज जुल्ले। जॉर्ज जुल्ले को याद रखना, जॉर्ज जुल्ले। अगर इसका प्रथम पूछ ले प्रथम अध्यक्ष कौन था तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। कौन हो जाएंगे इसके? WC बनर्जी। अगर इसका पूछ ले कि प्रथम महिला पूछ ले तो कौन हो जाएगी? एनी बिसेंट हो जाएगी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी? एनी बिसेंट। अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला, पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला पूछ ले आपसे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू तो कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए आप यहां से कंफ्यूज मत होना भाई कि यहाँ भी महिला, यहाँ ये प्रथम भारतीय थी, यानी ये भारत की महिला थी। सरोजिनी नायडू ये विदेश की महिला थी, बनी थी, ये प्रथम बनी थी। अब आगे देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी स्थापना INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आई होप कि आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। और कहां पर हुई थी इसकी? बंबई में। कहां पर हुई थी दोस्तों? इसकी बंबई में हुई थी। और इसमें यह पूछा जाता है कि बताइए कि जो प्रथम यानी इसकी जो प्रथम अधिवेशन था,
प्रथम अधिवेशन था, इसमें कितने कैंडिडेट थे, यानी कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो प्रथम अधिवेशन था, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए जो आईएनसी का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो थे स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के कोई अधिकारी था, उसने की थी, और उसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। आपको याद रखना कौन थे? A.O. ह्यूम। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बताइए कि आईएनसी का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, तो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? फैजपुर में हुआ था। एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे इसके? जेबी कृपलानी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आता है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना बतानी है आपने किसने की थी। और ये एसएससी की सीजीएल परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसमें पूछा है? सीजीएल की परीक्षा में पूछा है। और जो हिंदू बनारस विश्वविद्यालय ये 1816 में बना, सॉरी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पूछ रहा है जो 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। आपको याद रखना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय 1916 में की थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो प्रारंभ यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब हमारा मौलिक अधिकार कितने थे? तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार कितने थे उस समय हमारे इस संविधान में? 7 थे। कितने थे? 7। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। अब देखिए अगर उस समय मौलिक अधिकार 7 थे तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो अब बात आती है कि जो 7वां था वो कब हटा? तो आपको याद रखना वो कब हटा था? तो वो हटा था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा था। और वो उसका नाम पूछ ले, नाम क्या था? तो वो नाम क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था उसका? संपत्ति का अधिकार। और ये पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 31 में था दोस्तों। किसमें था? अनुच्छेद 31 में। हमारे मूल जो संविधान था उसमें अनुच्छेद 31 में था। अब ये किस अनुच्छेद में है? तो अब वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये किस में है? 300 क में है। किसमें है? 300 क। और भाग कौन सा है? ये 12। भाग 12 और 300 क में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था। अब ये क्या बन गया है? सरकारी, यानी संपत्ति का अधिकार। ये कौन सा हो गया हमारा? सरकारी का अधिकार हो गया है। किसी भी संपत्ति के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यही है इसका कहने का औचित्य। तो याद रखना आपको। और आपको यह भी याद रखना मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए भाई। किस देश से लिए गए हैं? अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? जो मौलिक अधिकार है किस भाग में? भाग 3 में रखे गए। किस में रखे गए हैं? भाग 3 में। और भाग 3 को आपको याद रखना है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर किसी तरह की भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी गलती होगी हम अगली वीडियो में उसका सुधार करेंगे। वो भी गलती आपको दोबारा वीडियो में देखने को न मिले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, संविधान में कितने प्रकार का आपातकालों का प्रावधान है?
और ये एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए जो भारत का संविधान है उसमें आपातकालों का कितनी तरह से आपातकाल दिए, यही पूछ रहा है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रावधान दे रखा, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता भी होगा कि कितनी तरह से, 3 तरह से दोस्तों, 3 तरह से। चलो मैं तीनों तरह को आपको बता देता हूँ, 3 तरह कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। कितनी तरह से दिया गया है प्रावधान, 3 तरह से। तो देखिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 352 में है, 356 में है, 4 का गैप दे रखा भाई, 356 और 360। अनुच्छेद 352, 356 और 360। देखिए 352 है, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। और ये दूसरा जो 356, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं भाई, राष्ट्रपति शासन। और ये जो 360 है, अनुच्छेद 360, इसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए जो राष्ट्रपति शासन है, इसको कौन सा अनुच्छेद बोलते हैं, 356। राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको 352 बोलते हैं। और अनुच्छेद 360 को क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये अब तक 3 बार लगा भाई। कितनी बार लगा, 3 बार। और ये लगभग 130 बार की समथिंग हो चुका है। कितनी बार लग चुका है, ये लगभग 130 बार। और इससे आपको राष्ट्रपति शासन से आपको याद रखना, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था भाई। कब लगा था, 1951 में लगा था। और कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। कब लगा था, पंजाब के अंदर लगा था। और वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा भाई। वित्तीय अनुच्छेद 360 जारी करने के हमारे देश में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हमें 360 को लागू करना पड़े। तो आपको याद रखना कितनी तरह से प्रावधान है आपातकाल का, 3 तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाई, स्विस यानी स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। और ये भी सीजीएल परीक्षा 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी स्विट्जरलैंड का। तो इसने ऑप्शन दिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 1 वर्ष। तो आई होप कि आपको इसका पता होगा। देखिए दोस्तों, अपनी समझ से भी बहुत कम है इसका, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष होता है। पर स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष का है। कितनी वर्ष का है, 1 वर्ष का। अब देखिए कुछ देश ऐसे जिनमें राष्ट्रपतियों का कार्यकाल अलग अलग है। देखिए जैसे स्विट्जरलैंड का दे दिया इसने 1 वर्ष। कितनी वर्ष का है, 1 वर्ष का। भारत में कितनी वर्ष का है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब देखिए अमेरिका, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ये लिख लें बच्चों आप, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके जितने भी ये राष्ट्रपति से संबंधित इनका टाइम पीरियड दे रखा है जो लिखवा रहा हूं, ये जरूर लिख ले। अब देखिए अमेरिका का 4 वर्ष है, भारत का 5 वर्ष, स्विट्जरलैंड का 1 वर्ष है। और रूस का जो राष्ट्रपति होता है उसका समय काल कितना होता है, 6 वर्ष का। उसका कितना है, 6 वर्ष का। तो ये चारों के चारों याद रखने, स्विट्जरलैंड का 1 वर्ष का, भारत का 5 वर्ष का, अमेरिका का 4 वर्ष का और रूस का 6 वर्ष का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि आपको पता है कि सबसे कम किस देश के साथ भारत की सीमा लगती है। तो भारत की सबसे कम किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी लगती है, तो अफगानिस्तान और भारत की 106 किलोमीटर की लगती है, जो सबसे कम है। और सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है दोस्तों, सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो कितनी लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए किन 2 देशों के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, किन 2 देशों के साथ। तो आपको याद रखना है कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, आपको याद रखना सबसे
ज्यादा किसके साथ है, तो कनाडा की और अमेरिका के बीच में। भारत की सबसे अधिक किसके साथ है, बांग्लादेश की, और सबसे कम है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना भाई किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम के साथ जाना जाता है। तो देखिए इसने ऑप्शन दिए हैं झेलम, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो आपको पता भाई सिंधु तो बांग्लादेश में बहती नहीं, न झेलम बहती है, ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ब्रह्मपुत्र और गंगा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इनसे याद रखना कि पद्मा किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा को कहा जाता है। किस नदी का पद्मा नाम है, गंगा। अब आपको गंगा से 4-5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो देख लो। तो सबसे पहले तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। आपको याद रखना है 25-25 किलोमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि बताइए कि गंगा किस शहर में या किस जगह पर सबसे पहले समतल एरिया में बहती हुई देखी गई है, यानी किस शहर में, यानी इसको एक समतल एरिया में बहता हुआ पहली बार देखा जाता है। तो ये कहां पर देखा जाता है, हरिद्वार से। हरिद्वार से पीछे ये गंगा जहां पर बहती है पहाड़ों से बहती है, और हरिद्वार से ये समतल में दिखती हुई, समतल क्षेत्र में। आपको याद रखना समतल क्षेत्र में गंगा कहां से शुरू होती है, हरिद्वार से। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है, रबी की फसल बतानी है। अब देखिए फसल 3 प्रकार की होती है, वैसे तो 2 ही प्रकार की, अब 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं। एक तो रबी, दूसरी खरीफ, और तीसरी होती है जायद। जायद फसल ये होती है भाई काकड़ी, मतीरा। ये अब देखिए रबी और खरीफ हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। रबी और खरीफ में हमें पता है एक गर्मियों में बोई जाती है, एक सर्दियों में। तो देखिए रबी नाम, रबी यानी रबी कोई लड़के का नाम हो सकता भी, होता भी है रबी नाम। तो रबी को सर्दी लगती है, किसको सर्दी लगती है, रबी को लगती है, लड़का है तो सर्दी तो लगेगी। तो सर्दी लगेगी तो इससे आप याद रख सकते हो कि भाई सर्दी लगती है तो सर्दी में फसल बोई जाती है रबी की, यानी रबी की फसल कब बोई जाती है, सर्दी में। तो ये बताना इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए जो भी सर्दियों में बोए जाते हैं, गेहूं भी और सरसों भी, ये तीनों के तीनों क्या है, रबी फसल है। ये भी रबी फसल है, और ये भी रबी फसल है, और ये भी रबी। और ये गर्मियों में मूंगफली ये कब बोई जाती है, गर्मियों में। और ये कौन सी फसल है, खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो आपको यह बताना है कि सौर मंडल में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। अब देखिए मैं आपको सौर मंडल से संबंधित ये 10 से 12 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो सेम टू सेम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि ग्रह कितने हैं। तो ग्रह कितने हैं दोस्तों, 8 है। चलो मैं 8 के 8 आपको लिख के दिखा देता हूं ग्रह कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे कौन सा आता है, बुध ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी और सूर्य के बाद के 88 दिन यानी 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। फिर आता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह के बाद आता है पृथ्वी। आपको याद रखना भाई शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला भी है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और सुबह और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला आ गया पृथ्वी, फिर आता है मंगल ग्रह, फिर आता है बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह से याद रखना है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। फिर आता है शनि, और फिर आता है अरुण, और फिर आता है वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। इनमें देखो आपको एक चीज और बताता हूं, 4 ग्रह ये बाहर वाले, इनको तो बाह्य ग्रह बोलते हैं, और इन 4 ग्रह को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इनके दोनों के बीच में छोटे छोटे क्या घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह भी घूमते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच में घूमते हैं। तो वो आपको याद रखना भाई, इनके बीच में क्या छोटे छोटे क्या घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं।
तो वो क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है, तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बृहस्पति। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन और बच गए, वो करा देता हूं। तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया, बुध, और सबसे बड़ा भी क्या हो गया, बृहस्पति। और ये भी पूछा जाता, बताइए किस ग्रह क्या उपग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो वो भी किसका है, बृहस्पति का। उसका नाम क्या भाई, गैनीमीड। क्या नाम उसका, गैनीमीड। आपको याद रखना क्या नाम उसका, गैनीमीड नाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज्यादा किसके हैं, तो शनि के भाई, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह। और सबसे बड़ा अगर गैनीमीड उपग्रह है, सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। तो सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा डिमोस नाम है भाई, डिमोस। क्या नाम है, डिमोस। तो आपको याद रखना है कि डिमोस, और डिमोस किसका है, मंगल का। मंगल का क्या भाई, ये उपग्रह है। तो मंगल का उपग्रह का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, डिमोस। और मंगल के 2 उपग्रह, आपको ये भी याद रखना है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सब सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, और सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमीड। 8 हमारे टोटल ग्रह हैं, और इन ग्रह में 4 बाह्य ग्रहों में रखा गया और 4 आंतरिक ग्रहों में रखा गया। आपको ये याद रखना दोस्तों कि, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ग्रह में अगर क्रम आकार के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है, पृथ्वी का 5वां स्थान। याद रखना सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, फिर लास्ट में क्या आता है, बुध आता है। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं भाई, इनका उपग्रह कितने हैं, याद रखना आपको, 0 उपग्रह है, 0 उपग्रह। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, तो ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको याद रखना भाई ग्रह किस दिशा में गति करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो 2 ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये भी आपको याद रखना, ये 2 ग्रह अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बने थे उन सारे के सारे आपको अच्छे से डायग्राम से समझा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि लेंस किससे बनता है। साइंस का क्वेश्चन है कि लेंस किससे बनता है, तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। किससे बनता है, फ्लिंट कांच से बनता है, जो हमारे बी ऑप्शन में हमारा फ्लिंट कांच। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का असाई मात्रक बताना आपको। तो इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है भाई, डायोप्टर। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी द्वारा, बताइए कि डायोप्टर किसका सही मात्रक है, तो ये किसका है, लेंस का है। तो लेंस का सही मात्रक क्या जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूटरों के लिए आईसी जो चिप होती है प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। तो हमें ये बताना जो कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन, क्रोमियम, सोना या सीसा। तो आई होप आपको पता है कि इसका किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है भाई। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। और सिलिकॉन का आपको परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। किस स्थान पे बैठा है सिलिकॉन, 14 पे। एक क्वेश्चन और भी बनता, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। तो सिलिकॉन सिटी कौन सा है, तो सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को बोलते हैं भाई। किस सिटी को बोलते हैं, बेंगलोर को। तो आपको याद रखना सिलिकॉन सिटी क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको ये बताना जो पदार्थों का परमाणु सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो ये परमाणु का जो परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। तो दोस्तों आपको याद रखना किसने दिया था? डाल्टन ने। एक देखो इसमें आपको नाम दिख रहा है एवोगाद्रो। एवोगाद्रो की संख्या पूछी जाती है कई बार परीक्षा में कि बताइए कि एवोगाद्रो की संख्या कितनी है। तो एवोगाद्रो की आपको संख्या याद रखनी भाई, कभी भी हमसे पूछ ले किसी भी परीक्षा में तो हम जल्दी से बता। तो एवोगाद्रो की संख्या कितनी है? 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। आपको याद रखना भाई ये होती है एक एवोगाद्रो की संख्या 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। तो आपको याद रखना एवोगाद्रो की संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का राजा क्या है। तो आपको धातुओं का राजा बताना है। तो धातुओं का राजा क्या जाएगा? तो धातुओं का राजा सोना को बोला जाता है भाई। सोना, सोने को साइंस में क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। सोने को क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? धातुओं का राजा कहा जाता है। और एक पूछा जाता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है ये और बताना भाई आपको कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं। अब देखिए सोने से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और है, वो देखिए क्या क्या है। सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना, जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है भाई 24 कैरेट का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला आता है कि बताइए कि आभूषण, जो आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के बने होते हैं। तो आभूषण आपको याद रखना भी, आभूषण 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। 22 कैरेट के सुनार होता है वो कितने कैरेट के आभूषण बनाता है? 22 कैरेट के बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो तीसरा ये है कि बताइए सोना किस में घुल जाता है? सोना किस में घुल जाता है भाई? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एक्वा रेजिया। क्या नाम है? एक्वा रेजिया। आपको याद नाम रखना भाई कि सोने को कौन अपने अंदर घुला सकता है। तो उसका नाम है एक्वा रेजिया। तो ये थे सोने से इंपॉर्टेंट हमारे 5 से 6 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने अच्छे से, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो हमें बताना कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन की जाती है, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आपको पता है भाई गुब्बारों में कौन सी गैस होती है। तो गुब्बारों में गैस होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस होती है? हीलियम, जिसे He से लिखा जाता है। तो कौन सी गैस होती है? हीलियम। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको यह बताना हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। इसका आंसर कभी आप हीलियम बताओ तो हीलियम नहीं है भाई, हीलियम इसका आंसर नहीं है। हीलियम अब नहीं होती, पहले हीलियम का प्रयोग किया जाता था टायरों के अंदर, पर वर्तमान में हीलियम का हवाई जहाज के टायरों में प्रयोग नहीं होता। तो आपको बताना है तो वो दूसरी गैस कौन सी है। अब देखिए हीलियम से एक आता हमारा जैसे सूर्य, सूर्य के अंदर सभी गैसें होती भाई, सूर्य के अंदर सभी गैसें होती हैं। सूर्य में आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन है वो कितने परसेंट है? 71% है। और जो सूर्य के अंदर जो प्रकाश बनता है वो किस अभिक्रिया से बनता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। और हाइड्रोजन बम में भी कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। अब देखिए 71% हाइड्रोजन होता है तो हीलियम कितने परसेंट होती है? तो हीलियम 26.5% हीलियम होती है दोस्तों। और अन्य जितनी भी गैस बच गई, जो अन्य जितनी भी गैस बच गई वो कितने में आ गई? 0.5% में आ गई। आपको याद रखना सूर्य में हीलियम कितने परसेंट है? 26.5% है। और हाइड्रोजन कितनी है? 71% है। और अन्य गैस कितनी है? 0.5%।
5% है। आपको याद रखना हीलियम जब हमारा नाम आ गया तो मैंने यहाँ भी बता दिया आपको कि भी सूर्य में कितने परसेंट हीलियम होती है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला है कि फलों को मधुर मीठा स्वाद किसके कारण देता है। जो फल होते हैं भाई वो मीठे किसके कारण हमें लगते हैं, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के कारण जो फल होते हैं वो मीठे और स्वाद लगते हैं, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है बी के अंदर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औसतन मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आई होप कि आपको पता है कि भी मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितना वजन होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों उसका वजन होता है 1360 ग्राम। तो इसने केजी में दिया, इसको जब हम केजी में चेंज करेंगे तो 1.36 केजी हो जाएगा भाई। तो कितने केजी होता है दोस्तों, 1.3 केजी या 1360 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसका नाम बताना आपको, मस्तिष्क का बड़ा भाग। तो उसका क्या नाम होता है दोस्तों, आपको याद रखना, उसका नाम है परम मस्तिष्क। क्या नाम है, परम मस्तिष्क। तो उसका नाम है दोस्तों परम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है। हमें यहाँ पर क्या बताना, पीएच मान बताना। जो मनुष्य का पीएच होता है वो अम्लीय होता, क्षारीय होता, कम होता है या अधिक होता है, ये बताना आपको। देखिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए पीएच, खून का पीएच बता देता हूं। खून का पीएच होता है वो होता है दोस्तों 7.4। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि क्षारीय कौन सा होता है और अम्लीय कौन सा होता है। आपने एक पीएच स्केल देखी होगी दोस्तों, जब आपने 10वीं क्लास में आपने साइंस पढ़ी, जब ऐसे एक पीएच होता है, इसमें 0 से लेकर 14 तक के मान लिखे होते हैं और बीच में होता है 7। और जिसका भी 7 मान होता है वो न तो क्षारीय होता है और न ही अम्लीय होता है। देखिए 0 से और 7 तक का जो मान होता है वो किसका होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेकर जो 14 के बीच में जिनके मान होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। और 7 जिसका मान होता है, 7 जिसका मान होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। वो न तो क्षारीय होता है और न ही अम्लीय। जैसे जैसे यहां से वैल्यू इस साइड जाएगी, यानी जैसे जैसे मान 7 से 0 की तरफ जाएगा वो उतना ही अधिक क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। और 7 से जैसे वो 14 की तरफ बढ़ता जाएगा मान, वो क्या होगा, अधिक क्षारीय होता जाता है। आपको याद रखना भाई, अधिक क्षारीय कितना होगा, जो 7 से अधिक दूर होगा ना वही अधिक होगा। अब देखिए खून क्या है, 7.4 और 7.4 तो 7 के नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का क्षारीय होता है। हमारा खून क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए हल्का क्षारीय किस ऑप्शन में, तो हल्का क्षारीय यानी कम क्षारीय किस ऑप्शन में, सी में। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है सी। अब देखिए पीएच आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीएच की होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको याद रखना भी, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आपको 2-4 और पीएच मान बता देता हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दूध का पता होना चाहिए भाई, दूध का पीएच कितना। तो दूध हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। तो 6.5 से 6.7 के बीच में दूध का पीएच मान होता है, क्योंकि ये हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। फिर पूछा जाता है नींबू का, नींबू का पीएच, नींबू तो बहुत खट्टा होता है क्योंकि अधिक अम्लीय होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। अब आगे शराब का भी पूछा जाता है भाई, शराब का पीएच मान कितना आता है। तो शराब का पीएच मान क्या होता है, शराब होती है क्षारीय, जो हल्की क्षारीय होती है 7.2 से 7.8। आंसू, जो हमारे आंसू होते हैं भाई, इनका भी आपको पूछा जाता है। ये पूछा भी एसएससी ने पीछे कि आंसू का पीएच मान क्या होता है। आंसू का पीएच मान लगभग उदासीन के बराबर होता है, 6.5 से लेकर 7.6 तक का उपयोग किया जाता है भाई। आंसू कितना होता है, 6.5 से 7.6 के बीच। देखो 6.5 क्या आता है, कम अम्लीय, 7.6 हो जाता है क्या हो जाता है, कम क्षारीय। तो यानी लगभग उदासीन के इक्वल ही होता है। और लार होती है, जो हमारी जो लार होती है, इनका पीएच कितना होता है, लार का पीएच क्या होता है, 6.8 होता है। हल्का क्या होती है, हल्की अम्लीय होती है हमारी जो लार होती है, वो क्या होती है, हल्की अम्लीय। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु प्रदूषित करता है। तो देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें ज्यादा गाड़ियां होने के कारण इनके धुएं से
क्या होता है, ज्यादा वायु प्रदूषित होता है और उसमें क्या होता है, शीशा होता है भाई। और शीशे के कारण क्या हो रहा है, सबसे बढ़िया जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ये क्या हो रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रहे हैं। तो आपको याद रखना किसके कारण हो रही है, शीशे के कारण। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो आपको बताना भी जो राष्ट्रीय आय है इसका पहली बार आकलन किसने किया था। तो इसका पहली बार आकलन किया गया था 1868 में। और 1868 में किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इसका क्या किया था, आकलन किया था। और ये देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। और ये भी पूछ सकता है, बताइए जब पहली बार जब आय राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया तो प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो प्रति व्यक्ति आपको ये आय याद रखनी हुई, प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो प्रति व्यक्ति आय उस समय दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली थी, 20 रुपए। कितनी रुपए निकाली थी, प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है, 20 रुपए। ये 1868 की बात है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का क्या किया था, आकलन किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। तो बथुकम्मा उत्सव आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। किसमें मनाया जाता है दोस्तों, तेलंगाना में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बोलती फिल्म। तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो आपको बताना कि भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो क्या थी। तो सबसे पहले जो बोलती पहली फिल्म बनी थी वो बनी थी 1931 में। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी, पहली बिना बोलने वाली यानी मूक मूवी बनी थी। आपको याद रखना है, ये लास्ट की डेट है, इसको चेंज कर दो, यानी 1913 के अंदर पहली मूक मूवी बनी थी। और पहली मूक मूवी किसने बनाई थी, दादा फाल्के द्वारा बनाई गई थी। तो आपको याद रखना पहली बोलती मूवी कौन सी थी, 1931 में बनी थी, उसका नाम था अल्लम आरा। पहली बोलती मूवी कौन सी थी, अल्लम आरा। और इसका निर्देशक यानी इसका डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं भाई, डायरेक्टर कौन थे इसका। तो इसका डायरेक्टर याद रखना भाई, आरदेशीर ईरानी। कौन थे भाई इसके डायरेक्टर, आरदेशीर ईरानी। और ये 1913 में मूक मूवी बनी थी यानी बिना आवाज की मूवी बनी थी, वो क्या थी, राजा हरिश्चंद्र। आपको याद रखना दोस्तों। और आज की वीडियो के ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी, जितने क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे, अच्छे से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की अगर आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल को जब आप सपोर्ट करोगे इससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा। और मोटिवेशनल जैसे बढ़ता तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का ज्यादा मन करता है। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे इसका बेल आइकन ऑल पे ओके कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और एक नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।